पहले बात संभल की करते हैं, जहां जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 10 से 12 फीट तक पुलिस चौकी की दीवार बन चुकी है और पिलर खड़े कर दिए जा रहे हैं। यहां भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको बता दें, पिछले महीने जामा मस्जिद इलाके में हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, जिसके बाद यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और अब यहां पर सत्यव्रत पुलिस थाना बनाने का काम चल रहा है और चौकी के निर्माण काम की तेजी आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन में 10 से 12 फीट की दीवार भी बनकर तैयार हो गई है। संभल जामा मस्जिद के पास, जिसे लेकर विवाद की शुरुआत हुई, कोई इसे हरिहर मंदिर बताता है तो कोई इसे ऐतिहासिक मस्जिद ही बता रहा है। और इसी विवादित स्थल के सामने अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। पूजा पाठ बाकायदा की गई महिलाओं की ओर से जब शिलान्यास हो रहा था चौकी के लिए, और अब पुलिस की चौकी काफी हद तक बनकर तैयार भी है। समाजवादी पार्टी संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण का विरोध कर रही है। बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कि समाजवादी पार्टी को यह भी बुरा लग रहा है कि क्यों अपराधियों पर, दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी का स्थापना हो रही है। अब हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं, जो तमाम मंदिर निकल रहे हैं, उसका भी विरोध वहां स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो ये विरोध की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे स्पष्ट है कि उनका डीएनए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के समर्थक होने का है। इसी बीच संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान, बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बर्क से पूछताछ हो सकती है। बर्क पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े मंदिर के कपाट आखिरकार खोल दिए गए। जानकारी के मुताबिक गौरी शंकर मंदिर मुस्लिम समुदाय के इलाके में है। इसके कपाट खोले गए एसडीएम की ओर से। एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने ताला खुलवाया। सालों बाद मंदिर का ताला जब खोला गया तो अंदर का नजारा देख हर कोई दंग रह गया। मंदिर के अंदर सफाई के दौरान जमीन से लगभग 3 फीट नीचे भगवान शिव और उनके परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। अंदर की दीवार पर भगवान हनुमान की प्रतिमा भी मिली है। मुरादाबाद के नागफनी इलाके का यही वो गौरी शंकर मंदिर है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 1980 में हुए सांप्रदायिक दंगे में यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी थे भीम सैनी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस मंदिर को जिलाधिकारी से जो यहाँ के पुजारी हैं वो मिले थे। उसके बाद न्यूज़ 18 ने ये समाचार प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और अब मंदिर की साफ सफाई कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो गर्भगृह है वो पूरा दबा हुआ था और अब आप देखेंगे ये सारा मलबा, इतना मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मलबा निकाला गया है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर गर्भगृह नजर आ रहा है। पुलिस के आप देखेंगे यहाँ पे व्यवस्था लगाई गई है। एसडीएम सदर खुद मौके पे हैं, क्षेत्राधिकारी खुद मौके पर हैं। पूरी तरह से बंद पड़ा था, अब इस मंदिर को खोला गया है और ये मंदिर का गर्भगृह है। आप देखेंगे यहाँ पर ये हनुमान जी की पुरानी एक प्रतिमा है, दीवार में काफी पुरानी है। पूरा मंदिर बहुत पुराना साफ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर कभी चिराग जलते होंगे और ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर ये मलबे में आप देख सकते हैं इतना दबा हुआ था। न्यूज़ 18 की टीम की रिपोर्ट आपने देखी मंदिर के अंदर से, और स्थानीय लोगों की माने तो 44 साल पहले 1980 में यहां पर एक हिंसा हुई थी और इसी हिंसा के दौरान मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या कर दी गई थी। पुजारी भीमसेन के पोते सेवाराम के आरोपों की जिलाधिकारी ने जांच की तो उन्होंने पाया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से वो आरोप सही हैं। जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर मंदिर का ताला खुलवाया और अब यहां पर साफ सफाई कर मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत कर दी गई है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर
सेवाराम जी आए हैं अपने साथ के लोगों के साथ। इनका कहना है कि वो मुरादाबाद के नागपनी इलाके में रहते थे, वहाँ पर उनके मंदिर था और 1980 में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तो उसमें उनके दादा की हत्या कर दी गई थी और वो ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे। और अब जो वहाँ मंदिर है ये वहाँ पूजा करने जाते हैं, तो इनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा नहीं करने देते हैं। बात करूँगा, जो मूर्तियाँ थी वो सारी गायब हो चुकी हैं। जो वैसी मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो दीवारों पर मूर्तियाँ थी वो टूटी हुई हैं, मतलब तोड़ के गायब कर दी हैं आधे से ज़्यादा। और जो शिवालय हमारे यहाँ शिवलिंग वगैरह था वो आधे ज़्यादा ज़मीन में धंस गया है और उसके और पास सब बंसा कर रखा है। मंदिर यहाँ पे नज़र आ रहा है, साफ बना हुआ गुम्बद है और ये काफ़ी पुराना नक्शा है, 1954 का है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 5 अप्रैल 1954। तो अभी आप क्या मांग है आपकी? यही मांगे कि वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो, जो वहाँ पर मंदिर की सेवा दोबारा से चालू की जाए। तो मुरादाबाद में 1980 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से गौरी शंकर मंदिर बंद था, जिसे एसडीएम ने खुलवाया। यहां पर गर्भगृह में साफ सफाई का काम करवाया गया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पूजा के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर ली गई है और किसी भी पक्ष को कोई ऐतराज नहीं है। क्या आदेश मिले हैं और अब क्या हो रहा है? जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये जब्बू का नाला में स्थित गौरी शंकर मंदिर है। ये काफ़ी समय से बंद था, 1980 के बाद से बंद था। यहाँ पे पूजा नहीं हो रही थी और मंदिर बहुत ही बुरी कंडीशन में था और आप इसमें लोगों ने मलबा डाल करके धीरे धीरे इसको दबा दिया था, तो सारी मूर्तियाँ अंदर खंडित होने के बाद दब गई थी। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने शनिवार को यहाँ पे एक विजिट किया था और देखा था कि मंदिर की वास्तुस्थिति कैसी है। उसके बाद में आज नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ में हम लोग आए हैं और मंदिर का जो गर्भगृह है उसको खाली करवाया है पूरा खुदवा करके, और उसमें से पुरानी मूर्तियां खंडित वो भी निकली हैं, शिवलिंग निकले हैं, वो पूरे अपने सही स्वरूप में हैं। चरखे से क्रांति, बुलडोजर से शांति, ये स्लोगन है बीजेपी के एक नेता का। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, स्केच है और साथ में बुलडोजर। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया है। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शम्सी आजाद की ओर से लगवाया गया है, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 पर यह पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आएगी शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत। प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने इसका जो है पालन किया है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है, अपराधी अपने अपराध को नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, तो हम उनको बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हैं। उससे ये एक भय अलग होता है कि जो परिवार अपने किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता था, तो कम से कम अब उन परिवारों में भी ये डर है कि अगर हमने अपराधी अपने परिवार में पनपे अपराधियों को जन्म दिया तो कहीं न कहीं कार्रवाई के तहत हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो बुलडोजर का एक भी माध्यम, और 9 वर्ष में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपराधियों को अपराध करने से बाद आना पड़ेगा, क्योंकि ये योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि अपराध से कहीं से भी समझौता हो सके। लखनऊ में लगाए गए इस पोस्टर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी जो संस्कार सिखाती है, बीजेपी के नेता वही पोस्टर लगाते हैं। बुलडोजर भय का प्रतीक है और ये इसका समर्थन करते हैं। जो संस्कार सिखाती है वही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता होर्डिंग बैनर के माध्यम से दिखाते हैं। चरखे ने इस देश को आजादी दिलाई थी और चरखे ने सूत काट के अपना कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर भी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात तो करती है, लेकिन वो अशांति की, वो विद्वेष और जिससे समाज में भय का माहौल बने, उस बुलडोजर की समर्थक है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा कभी भी शांति की बात नहीं करती, अमन की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। और लखनऊ में लगे इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव ने भी निशाने पर लिया है। मनोज यादव ने कहा कि बीजेपी ऐसे मैसेज देती है जिससे विवाद हो। बीजेपी के लोगों को ज्ञान ही नहीं है। मैसेजिंग करना चाहती है जिससे कि विवाद हो। चरखे से काट के
गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया था कि हम अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके हम अपने देश में अपना कपड़ा अपना खुद बनाएंगे और खुद अपना इस्तेमाल करेंगे। अगर बीजेपी के लोगों को इतना ज्ञान नहीं तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? और बुलडोज़र से कौन सी शांति आ गई? बुलडोज़र सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए अशांति का प्रतीक है, लोगों के घर गिराने का प्रतीक है, गरीबों को तबाह करने का प्रतीक है। वैसे जिस नेता ने ये लगाया है पोस्टर, उससे पूछो अकबर नगर में कौन सी अशांति थी? पूरा अकबर नगर गिरा दिया गया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली में कमान संभालेंगे यूपी बीजेपी के नेता। विधानसभा चुनाव की संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी ने यूपी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। एमपी सतीश गौतम, मंत्री कपिल देव को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री सतीश शर्मा को भी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। ओबीसी नेताओं को भी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो दिल्ली में चुनाव होना है इस नए साल में, और ऐसे में यूपी के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली में। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, दिल्ली एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे विधानसभा चुनाव में सॉल्व कर पाना बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो सभी की सभी सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हाल फिलहाल ऐसी कोई जीत, ऐसी कामयाबी नहीं मिली है। इस बार जो यूपी का दांव चला गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए पिछले लगातार 2 विधानसभा चुनाव से कम बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2015 में बीजेपी को 3 सीट मिली और 2020 के जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को 7 सीट मिली। तो ऐसे में बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करना चाहती है और इसके लिए यूपी के जो बड़े नेता हैं, यूपी के जो नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से टच होता है, उत्तर प्रदेश संपर्क बना रहता है। उत्तर प्रदेश के कई सारे नेता जो हैं दिल्ली में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। उसी के चलते बीजेपी ने इस बार ये रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें अगर बात करें, सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद हैं, उनको मयूर विहार जिला जो है वहां जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सतीश गौतम का एक आवाज जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी है, तो नोएडा में है और नोएडा से कहीं ना कहीं टच होते हुए वो पूरा मयूर विहार जिला लगता है। उसके साथ साथ मोहित बेनीवाल एमएलसी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो जाट नेता हैं, उनको भी आउटर दिल्ली का जो एरिया है, जाट बाहुल्य जो एरिया है, वहां जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ मंत्री जो है योगी सरकार के कपिल देव अग्रवाल, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको चांदनी चौक जो व्यापारी बाहुल्य जो एरिया है, व्यापारी बाहुल्य जो क्षेत्र है, उसमें उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ सतीश शर्मा जो योगी सरकार के मंत्री हैं, उनको भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी है। उसके अलावा एससी और ओबीसी वर्ग पर बीजेपी की खासी नजर है। उसके लिए जो बीजेपी का एससी जो मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह जो कि बुलंदशहर से सांसद हैं, उनको एससी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए लगाया गया है, जिससे लगातार वो एससी क्षेत्रों में लगातार प्रचार करें और किस तरह से बीजेपी ने एससी समुदाय के लिए खासकर काम किया है उसको बताएं, जिससे कि एससी वर्ग जो है बीजेपी के साथ फिर से जुड़ जाए। उसके अलावा ओबीसी वर्ग के जो राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं मोर्चा के, उनको भी संगमलाल गुप्ता, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो ओबीसी वर्ग को साथ लाने के लिए काम करें। तो उत्तर प्रदेश के नेताओं को खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खास जिम्मेदारी दी है, जिससे कि वो तमाम जो बीजेपी से दूर हुई सत्ता है दिल्ली की, कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को फिर से वापसी दिला सकें। जी पवन, तो एक तरफ यूपी है जहां 2017 के बाद से लगातार कामयाबी मिल रही है, 2014 के लोकसभा चुनाव को जोड़ दें तो ये कामयाबी की जो अवधि है और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली है जहां 2005 के बाद से इस तरह की कोई कामयाबी विधानसभा चुनाव में नहीं मिली है बीजेपी को, और ऐसे में यूपी के नेताओं को यहां लगाया जा रहा है ताकि वो मॉडल यहां अपनाया जा सके। साथ ही क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है कि कहां पर जाट है, कहां पर पूर्वांचल के लोग हैं और कहां पर ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो इसी समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी यूपी के नेताओं को दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। धन्यवाद पवन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जिला प्रशासन ने तौहीद आलम की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 बीघा जमीन को कुर्क किया है। साथ ही बैंक में जमा 51,000 रुपए फ्रीज कराया। आरोप है कि अपराध के जरिए इसने पैसे कमाए थे और संपत्ति अर्जित की थी। कोतवाली देहात के कुसुमी गांव में यह एक्शन लिया गया है। जनपद प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 799/2023 अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना अंतों के द्वारा की जा रही थी।
विवेचनात्मक कार्रवाई एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त तौहीद आलम के द्वारा अपराध कारित कर अवैध तरीके से अर्जित परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिनकी प्रभावी पैरवी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ करते हुए 14 गैंगस्टर अधिनियम की धारा के तहत कुर्क कराया गया। अभियुक्त तौहीद आलम के द्वारा बैंक में जमा राशि लगभग 51,000 रुपये को फ्रीज कराया गया। गाजीपुर से खबर, बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी गिरफ्तार किए गए हैं। मदरसा में फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तारी हुई है। गाजीपुर के बहादुरगंज से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा है रियाज अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद ही तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा है। तस्वीरें आपको अस्पताल के दिखा रहे हैं। मदरसे में फर्जीवाड़े को लेकर गिरफ्तारी हुई है। संचालित किया जाता है, जिसके की प्रबंधक हाफिज अब्दुल गनी हैं। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि रियाज अंसारी नामक व्यक्ति ने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से एक कमेटी का दस्तावेज तैयार किए और उसके माध्यम से जो पूर्व कमेटी, ओरिजिनल कमेटी थी, उसको गलत तरीके से उसमें भंग किया गया और उसको भंग करने के बाद उसी गलत दस्तावेज को इस्तेमाल करके एक नए तरीके से रजिस्ट्रेशन, नई प्रबंध समिति बनाने का प्रयास किया गया। तो पूर्व में भी रियाज अंसारी काफी शातिर किस्म का और फ्रॉड करने में एक्सपर्ट व्यक्ति है। पूर्व में भी इसने अपनी पत्नी का एक फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी दिलवाई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है।